गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 11th क्लास का इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, आज हम इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम, चाहे इम्पल्स बोल लो चाहे चेंज इन मोमेंटम बोल लो, बात एक ही है। चेंज इन मोमेंटम को ही हम इम्पल्स बोलते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम, जिसको हमने नाम दिया इम्पल्स का। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इम्पल्स क्या चीज है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, जो कि इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम की। चेंज इन मोमेंटम। अब ये देखिए, ये आया कैसे? फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम के। हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है। सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन की। ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। एक्सीलरेशन किसके बराबर था? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम के। एक्सीलरेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करिए करते हैं, तो मास किसके बराबर हो गया? dv बाय dt। ठीक है, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो वो डिफरेंशिएशन के अंदर हम लेके जा सकते हैं और डिफरेंशिएशन के बाहर भी लेकर आ सकते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो हम मास को डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जाते हैं, तो क्या टर्म बन गया हमारे पास? डी बाई डी टी मास इंटू वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी के। तो एम वी हमारा क्या बन गया? मोमेंटम। तो फोर्स किसके बराबर हो गया हमारे पास? डीपी बाय dt के। तो dp हमारा किसके बराबर हुआ? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर है? इम्पल्स के। तो यहां से हमारा इक्वेशन बन गई, इम्पल्स किसके बराबर हुआ? फोर्स इनटू में टाइम। ठीक है, तो इम्पल्स हमने समझ आ गया। इम्पल्स किसके बराबर था? फोर्स इनटू में टाइम के। इम्पल्स हमारा किसके बराबर है? फोर्स इनटू में टाइम के। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हम करते हैं। एक 1400 kg की कार है, वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, और एक जब ये उसके बाद ये क्या है, एक पोल से टकराती है और रेस्ट में आ जाती है। कितने टाइम में? 0.3 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट में आ गई पोल को हिट करने के बाद। और कितना टाइम लगा उसको रेस्ट में आने के लिए? 0.3 सेकेंड। तो पोल ने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया वो हमने निकालना है, कि जब इम्पैक्ट हुआ गाड़ी का पोल के साथ तो कितना फोर्स लगा के गाड़ी रेस्ट पर आ गई। ठीक है, तो इक्वेशन हम पुट करते हैं। हमने अभी पढ़ा है फोर्स किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम डीपी बाय dt के। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम एम वी फाइनल। तो एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन में डेल टी। एम हमारा कॉमन आ गया, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस टाइप से बन गई। इसमें हमने वैल्यू पुट करी, मास की वैल्यू पुट करी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमारा फोर्स कितना निकला? माइनस 70,000 kg मीटर पर सेकेंड। जो हमारा फोर्स आया वो आया माइनस 70,000 kg मीटर पर सेकेंड, मतलब 70,000 न्यूटन के बराबर। ठीक है, टू द वेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या है? माइनस इसलिए लगा क्योंकि अगर गाड़ी ने पोल को इस डायरेक्शन में हिट किया तो पोल ने इसका अपोजिट फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इसलिए अगर ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव पुट करते हैं तो ये डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स को और एक बार देखेंगे हम। इम्पल्स क्या था हमारे पास? फोर्स इनटू में चेंज इन टाइम। अब ये देखिए इम्पल्स किस किस चीजों से चेंज हो सकता है। अगर हम फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो इम्पल्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इम्पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इससे हमें, इस इक्वेशन से हमें ये चीज मिली। अब ये देखिए, अगर एक बॉडी, इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पैक्ट। अब एक बॉडी, जैसे गाड़ी ने, अभी एग्जांपल था, गाड़ी ने पोल को हिट किया, तो उसने जो इम्पैक्ट करना है वो कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है, अगर मान लो इसने, इस गाड़ी ने इसको हिट करना था, इम्पैक्ट का फॉर्मूला, इम्पल्स का यूनिट क्या हो गई, फोर्स की न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, अगर मान लो गाड़ी ने इसको 20 न्यूटन पर सेकेंड से हिट किया, ठीक है, तो ये तो इसने इम्पैक्ट डाला ही, अब ये इम्पैक्ट को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं हम, मतलब फोर्स को कम ज्यादा कैसे कर सकते हैं हम, टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करके। अब देखो, अगर हम टाइम को इंक्रीज कर देंगे, मान लो इम्पैक्ट हमारे पास 20 है, ठीक है, गाड़ी ने, और ये कोलिजन का टाइम था हमारे पास 3 सेकेंड, आप इसको इम्पल्स को हम मान के चलते हैं, चलो 30 है, ठीक है, तो गाड़ी ने इस पे फोर्स, और कितने देर में रेस्ट में आई गाड़ी, 0.3 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो फोर्स कितना हुआ, 0.3, तो क्या होगा फोर्स, 300 न्यूटन का मान लो फोर्स लगा। ठीक है, क्लियर, 300 न्यूटन का अगर फोर्स लगा, इस फोर्स को हम कम कैसे कर सकते हैं, अगर हम टाइम पीरियड बढ़ा दें तो। ठीक है, अब इम्पल्स 30 न्यूटन पर सेकंड का ही लगना था, मगर मैंने फोर्स की वैल्यू क्या की, टाइम को इंक्रीज कर दिया, डबल कर दिया मैंने टाइम, तो टाइम हो गया 0.6 सेकेंड, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। हम फॉर्मूले से हमें क्या पता लगा, अगर हम टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर, अगर फोर्स टाइम ग्राफ देखें हम, फोर्स और टाइम ग्राफ देखें, तो जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो हमें क्या देता है, इम्पल्स। एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देगा, इम्पल्स देगा। अगर हम टाइम बढ़ा देते हैं, एरिया तो उतना ही रहेगा, टाइम हमने डबल कर दिया, तो फोर्स की वैल्यू जो यहाँ थी, मान लो पहले फोर्स यहाँ था, हमने टाइम बढ़ा दिया, एरिया उतना ही रहा, टाइम इंक्रीज करने से क्या हुआ, फोर्स नीचे आ गया। यही हमें बेसिक चीज समझनी है कि टाइम को इंक्रीज कर लेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा। ये हमें कहां से पता लगा, इम्पल्स से। ठीक है, इसीलिए क्रिकेट प्लेयर जब कैच करता है तो कैच करते टाइम आपने देखा होगा, कैच करते टाइम आपने देखा होगा कि वो अपने हाथ को पीछे की तरफ कर लेता है, पीछे की तरफ करने से क्या होगा, उसने टाइम पीरियड इंक्रीज किया, टाइम पीरियड इंक्रीज किया तो क्या हो गया, फोर्स कम हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड इंक्रीज करने से क्या हो गया, फोर्स कम हो गया, तो उसके पास इंजरी कम होगी। इससे इम्पल्स से हमने क्या देखा कि जब हम टाइम पीरियड इंक्रीज कर देते हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए क्रिकेट प्लेयर अपने हाथ पीछे की तरफ करता है कैच करते टाइम, ताकि वो टाइम पीरियड को इंक्रीज कर सके। टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो बॉल ने जो फोर्स लगाना था हमारे हाथ के ऊपर वो कम होगा, कम हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है, जब फोर्स कम होगा तो उसका रिएक्शन फोर्स भी कम आएगा, जो हमारा हाथ जो बॉल के ऊपर रिएक्शन फोर्स देगा वो रिएक्शन फोर्स भी कम आएगा, जिसकी वजह से कैच ड्रॉप होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि स्काई डाइवर है, जो स्काई डाइवर अगर एक मान लो लिसा है जो वो 3810 मीटर से उसका 3810 मीटर्स पे उसका जो पैराशूट है जो वो फेल हो गया ओपन होने में, तो उसने अगर वो पॉन्ड में गिरेगी तो क्या होगा, उसको चोट नहीं लगेगी। और अगर वो सॉलिड ग्राउंड पे गिरेगी तो क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा चोटें लगेंगी और साथ में उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब वो सॉलिड ग्राउंड पे जब लगेगी तो उसका जो कोलिजन टाइम है, ठीक है, जो इम्पैक्ट का जो टाइम है वो होता है 0.0001 सेकेंड। ठीक है, इतनी हाइट से ड्रॉप होने पर ये टाइम पीरियड बहुत कम है। अगर पॉन्ड में गिरेगी तो बच कैसे जाएगी, क्यों, क्योंकि जब वो पानी में गिरेगी तो उससे क्या है कि उसको नीचे सरफेस तक पहुंचने में टाइम लगेगा बायोंसी फोर्स के कारण। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और टाइम वो धीरे धीरे नीचे जाएगी सरफेस की तरफ। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या हुआ, उसका टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। जब वो सरफेस से टकराएगी तो वो उसको चोटें नहीं लगेंगी। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। जब वो टकराएगी, टकराने का टाइम, कोलिजन टाइम इंक्रीज हो गया। कोलिजन टाइम इंक्रीज से क्या होगा, फोर्स
कम हो गया, तो जब फोर्स कम होगा तो रिएक्शन फोर्स भी कम होगा, जिसकी वजह से उसको इंजरी नहीं होगी। ठीक है, अब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, किसी भी सिस्टम का जो टोटल इनिशियल मोमेंटम होता है वो टोटल फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमेशा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम होगा, जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है। मान लो दो सिस्टम है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी v1 है और ये बॉडी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v2i। ठीक है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ये दोनों इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v1i और v2i से मूव कर रहे हैं। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, m1 v1i, इसका मोमेंटम क्या हो गया, m2 v2i। ठीक है, दोनों कंबाइंड मोमेंटम क्या हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे, ये क्या होगा, इस सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम हो गया। ठीक है, अब मान लो इनके बीच में कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद मान लो इसकी स्पीड एक दूसरे की जो वेलोसिटी है वो ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी। अब मान लो इसकी वेलोसिटी हो गई, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी होगी v1f और सेकंड की वेलोसिटी होगी v2f। अब इनका मोमेंटम अगर निकालेंगे तो फर्स्ट का मोमेंटम क्या आएगा, m1 v1f और सेकंड का मोमेंटम क्या आएगा, m2 v2f। अब दोनों का जब सम करेंगे तो हम देखेंगे जो टोटल फाइनल मोमेंटम है वो टोटल इनिशियल मोमेंटम के बराबर ही रहेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम। जैसे कि ये दो बॉल हैं, बिफोर कोलिजन बॉल ए का जो मास है वो है 0.47 kg और बॉल बी का भी सेम मास है 0.47 kg। तो सेकंड बॉल क्या थी, इनिशियली रेस्ट पे थी और जो फर्स्ट बॉल थी वो 0.84 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रही है। ठीक है, फर्स्ट का मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट बॉल का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोमेंटम क्या आ जाएगा, 0.40 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सेकंड का मोमेंटम ये रेस्ट पे है तो इसलिए मोमेंटम इसका 0 होगा। दोनों का कंबाइंड मोमेंटम क्या हुआ, 0.40 kg मीटर पर सेकंड, ये हो गया अपना इनिशियल मोमेंटम। अब इनके बीच में कोलिजन हुआ, वेलोसिटी का ट्रांसफर हुआ, तो फर्स्ट जो बॉल है उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो गई, वो कितनी होगी, 0.04 मीटर पर सेकंड, और सेकंड बॉल की जो वेलोसिटी हो गई वो इंक्रीज हो, पहले रेस्ट पे थी, अब ये किस वेलोसिटी से मूव करने लगी, 0.80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। फर्स्ट का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या मिला, 0.02 kg मीटर पर सेकेंड, और सेकंड का मोमेंटम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में मिला हमें 0.38 kg मीटर पर सेकेंड। दोनों को हम सम अप किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0.40 kg मीटर पर सेकेंड। इसमें देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0.40 kg मीटर पर सेकेंड, जबकि पहली बॉल रेस्ट पे थी। अब भी क्या है, दोनों बॉल मूव कर रही है, सिर्फ वेलोसिटी का ट्रांसफर हुआ है, अब भी मोमेंटम कितना रहा, 0.40 kg मीटर पर सेकेंड। यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बिफोर कोलिजन भी मोमेंटम इतना ही था और आफ्टर कोलिजन भी मोमेंटम हमारा इतना ही। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। बोट का एक आदमी है जिसका वेट है 76 kg। ठीक है, वो एक स्टेशनरी इनिशियली और रेस्ट पे है। ठीक है, और जो बोट है, बोट का वेट है 45 kg, जो बोट का वेट है। अब वो बोट से बाहर निकलता है, डेक की तरफ, डॉक की तरफ जाता है, तो जब वो बाहर निकलेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा के वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो वो बाहर आया है 2.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से बोट से उतरा। तो इसने क्या किया, जब वो आगे चलेगा तो बैक डायरेक्शन में चलने के लिए बैक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उस फोर्स से क्या होगा, बोट मूव करेगी पीछे की तरफ। अब हमें क्या है, उस बोट की वेलोसिटी निकालनी है, कितनी वेलोसिटी बोट पीछे की तरफ आएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं मास क्या है आदमी का 76 kg, बोट का मास कितना है 45 kg, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है 0, फाइनल वेलोसिटी मैन की कितनी है 2.5 मीटर पर सेकंड, और हमें बोट की वेलोसिटी निकालनी है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमें पता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया हमने, वैल्यू पुट करी, टोटल इनिशियल मोमेंटम आया 0 हमारे पास, क्योंकि दोनों चीजें रेस्ट में थी। ठीक है, तो इसलिए हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या है 0 के बराबर। तो जब इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया तो फाइनल मोमेंटम ये क्या शो कर रहा है, टोटल फाइनल मोमेंटम। तो जब इसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टोटल फाइनल मोमेंटम भी हमारा क्या आया, 0 के बराबर। तो इनिशियल भी हमारा मोमेंटम 0 था और फाइनल मोमेंटम भी हमारा बॉडी का, मतलब पूरा सिस्टम का क्या था, 0 आया।
ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें पता है कि फाइनल मोमेंटम क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या है, 0 के बराबर है। अब क्या करेंगे, m1 में आदमी का मास पुट करेंगे, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी 2.5 मीटर पर सेकेंड। m2 में बोट का मास पुट करेंगे, बोट की फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो इस फॉर्मूले से हम, एक मिनट, इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पुट करेंगे, सारी वैल्यू हमने पुट करी, इससे हमें v2 की वेलोसिटी मिल गई। सारी वैल्यू पुट करने के बाद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया हमारे पास, 190 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, 45 ये वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। तो इस टर्म को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो क्या आ गया, -190 kg मीटर पर सेकंड अपॉन में 45। तो फाइनल वेलोसिटी बोट की क्या आ गई, -4.2 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर आदमी इस डायरेक्शन में चला है, तो उसने बोट को किस डायरेक्शन में धकेला, इस डायरेक्शन में। तो अगर वो इस डायरेक्शन में 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से निकला है, तो बोट कितनी वेलोसिटी से पीछे मूव करेगी, 4.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कोलिजन की। ठीक है, तो परफेक्टली, सबसे पहले बात करते हैं परफेक्टली टाइप ऑफ कोलिजन है। तो टाइप ऑफ कोलिजन में फर्स्ट क्या है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि बॉडी एक दूसरे से चिपक जाती है। ठीक है, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को हिट किया और दोनों चिपक गई, और किसी फाइनल वेलोसिटी से वो दोनों आपस में मूव करने लगी। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड एंड मूव टुगेदर एज वन मास, दोनों चिपक गए तो वो एक कंबाइंड मास बन गया। ठीक है, आफ्टर द कोलिजन, जैसे कि ये एग्जांपल में बताया हुआ है, दो कार है, दोनों आपस में हिट करी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 आई है, इसकी वेलोसिटी v2 आई है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो जब दोनों आपस में टकराई, तो दोनों आपस में चिपक गई, मतलब एक कंबाइंड मास बन गया। तो टोटल कंबाइंड मास कितना हो गया, m1 प्लस m2। ठीक है, और किसी एक डायरेक्शन में ये दोनों मूव करने लगे, वो आपकी मर्जी है, चाहे इस डायरेक्शन में, मान लो जो भी वेलोसिटी ज्यादा होगी, उस नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी उस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि ये एग्जांपल है, एक कार है जिसका वेट है 1825 kg। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में वो रेस्ट में है। पीछे से एक छोटी कार आई जिसका वेट था 875 kg। दोनों कार, पीछे वाली कार ने आगे वाली कार को हिट किया, और दोनों कार आपस में चिपक कर कितनी स्पीड से चलने लग गई, 2.2 मीटर पर सेकंड की डायरेक्शन, 2.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोनों कंबाइंड मास बनकर मूव करने लग गए। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, जो छोटी कार थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने निकालनी है। तो वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हम फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मास पहली गाड़ी का कितना है, ये वाला है, सेकंड गाड़ी का मास ये है। इनिशियली फर्स्ट गाड़ी क्या थी, रेस्ट पे थी। सेकंड गाड़ी जब टकराई, तो दोनों बॉडी की कंबाइंड जो वेलोसिटी है वो अपने को गिवन है 22 मीटर पर सेकंड। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, इसमें इसमें क्या दिया हुआ है, जो गाड़ी टकराई थी, जिस गाड़ी ने इंपैक्ट किया था, उस गाड़ी की वेलोसिटी हमें गिवन है 22 मीटर पर सेकंड। मतलब जो छोटी गाड़ी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है। तो मतलब वेलोसिटी अब हमें दोनों की गिवन है। फर्स्ट गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, और सेकंड गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 22 मीटर पर सेकंड। और जब दोनों का कोलिजन हुआ, दोनों मास कंबाइंड हो गए, तो वो किस वेलोसिटी से मूव करेंगे वो हमें निकालना है। तो ये फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1v1i प्लस m2v2i अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, दोनों की जब हमने वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास आ गया 759 मीटर पर सेकंड नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो दोनों जब मास कंबाइंड हो गया, तो जब मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इनिशियली जो छोटी गाड़ी ने था, छोटी गाड़ी ने बड़ी गाड़ी को कितनी वेलोसिटी से हिट किया था, 22 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, जब दोनों मास कंबाइंड हो गए, तो वो एक नेट वेलोसिटी से आगे मूव करने लगे, और वो वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास, 7.59 मीटर पर सेकंड।
ठीक है, अब एग्जांपल आता है इनइलास्टिक कोलिजन का। इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो बॉडी आपस में चिपकती नहीं, वो कोलिजन के बाद अलग हो जाती है, मगर उनमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दोनों की वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम इसमें भी कंजर्व रहता है, कोलिजन कोई भी हो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बट इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या था, दोनों बॉडी आपस में चिपक गई थी। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, बॉडी चिपकेंगी तो नहीं, मगर उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। जैसे इसमें बताया हुआ है, टू ऑब्जेक्ट डिफॉर्म ड्यूरिंग द कोलिजन सो दैट द टोटल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बट द ऑब्जेक्ट मूव सेपरेटली आफ्टर कोलिजन। आपने देखा होगा वो काइनेटिक एनर्जी जो लॉस हुई है, वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ लॉस हुई है। ठीक है, हमने पढ़ा है एनर्जी ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई कहाँ, आपने देखा होगा वो जो लॉस हुई है काइनेटिक एनर्जी, वो गाड़ी को डिफॉर्म या ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने में कुछ एनर्जी लग गई। अब मान लो दो बॉल हैं, दोनों आपस में टकराई, दोनों के टकराने के बाद दोनों बॉल थोड़ी सी डिफॉर्म हो गई, मतलब पिचक गई, तो उसको डिफॉर्म करने में भी कुछ एनर्जी लगी होगी। ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल, जो दोनों के मिला के काइनेटिक एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी बनी इनिशियल, वो जब टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन उसमें से कुछ एनर्जी इसको डिफॉर्म करने में खर्च हो गई। तो इसलिए जो बाद के डिफॉर्म होने के बाद जब सेपरेट होंगी तो उनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी तो वेस्ट हो गई डिफॉर्म करने में, जो बाकी बची एनर्जी, उस एनर्जी से दोनों मूव करने लगेंगे। इसलिए इन इलास्टिक कोलिजन में जो है वो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम तो कोलिजन में कंजर्व रहता ही रहता है, इलास्टिक में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। ठीक है, जब दो बॉल हिट करी, जिस वेलोसिटी से टोटल, हम इसकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी, दोनों बॉल की हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम कर लेंगे, तो इससे हमें टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। दोनों हिट करी, उसके बाद दोनों वापस मूव कर गई किसी और वेलोसिटी से, दोनों वेलोसिटी का एक्सचेंज भी हो सकता है दोनों सेम वेलोसिटी से भी मूव कर दे, बट जो दोनों का काइनेटिक एनर्जी का सम आएगा फाइनल, वो सेम आएगा जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, जैसे कि हम प्रॉब्लम करते हैं इलास्टिक कोलिजन के ऊपर। एक मार्बल बॉल है, मान लो उसका वेट है 0.015 kg। ठीक है, वो मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में। अगर ये राइट में मूव, ये हेड ऑन कोलिजन है, हेड ऑन कोलिजन मतलब दोनों आमने सामने की टक्कर। ठीक है, अगर मैं ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूं तो इस डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो इस बॉडी का मास था 0.015 kg और इसकी वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी ये बॉल, 0.225 मीटर पर सेकेंड से। सेकेंड बॉल है जो, उसका मास कितना है 0.030 kg। ठीक है, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 0.180 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन हुआ। ठीक है, आफ्टर कोलिजन जो स्मॉलर बॉल, जो छोटी बॉल थी, वो किस वेलोसिटी से मूव करने लगी, 0.315 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करने लगी, अपोजिट डायरेक्शन में, लेफ्ट में चली गई। ठीक है, अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इस बॉल की। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पुट किया। ये देखो, अगर हमने इस वेलोसिटी को, फर्स्ट की वेलोसिटी को अगर हमने पॉजिटिव पुट किया था, तो इस, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है बॉल, इसकी वेलोसिटी को हमने नेगेटिव पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, कोलिजन के बाद ये लेफ्ट साइड में ही मूव, कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये बॉल लेफ्ट साइड में मूव करी, किस वेलोसिटी से, इंक्रीज्ड वेलोसिटी से लेफ्ट साइड में मूव कर गई। तो हमें इस बॉल की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, हमें V2F निकालना है। तो V2F को बाकी सभी चीज हम इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला बना ये वाला, वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू हमारे पास ये थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये है। ठीक है, m2 का मास ये था, इनिशियल मास, इनिशियल वेलोसिटी m2 की क्या थी ये, और माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस में मास फर्स्ट बॉल का और सेकंड बॉल की वेलोसिटी, इसमें भी देखो नेगेटिव पुट किया हुआ है। नेगेटिव क्यों किया, क्योंकि कोलिजन के बाद बॉल इस डायरेक्शन में मूव करी लेफ्ट साइड में, और हम लेफ्ट साइड की डायरेक्शन को क्या पुट कर रहे हैं, नेगेटिव।
इसलिए इसके आगे नेगेटिव साइन आ गया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई 9 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। मतलब ये पॉजिटिव है, देखो मतलब कोलिजन के बाद ये बॉल इस डायरेक्शन में मूव करी और किस वेलोसिटी से 9.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।